हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी यूजर पार्ट 2 जम 4.0। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी यूज़र का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है और प्राइमरी यूज़र कैसे सेकेंडरी यूज़र को ऐड कर सकता है, जो फर्दर आगे ऑर्डर वगैरह जो प्लेस करने होते हैं जहाँ पर जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है सेकेंडरी यूज़र। सेकेंडरी यूज़र का क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसकी वर्क के बारे में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे अभी। दोस्तों, सबसे पहले होता है प्राइमरी यूज़र। प्राइमरी यूज़र फिर सेकेंडरी यूज़र को ऐड करता है। सेकेंडरी यूज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है नंबर 1, जो भी जेम पर जो भी प्रोडक्ट बाय किए जाते हैं, प्रक्योर किए जाते हैं, तो उनको उनकी प्लेसमेंट पब्लिक सेलर को भुगतान, सेलर को पेमेंट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है, जो ऑर्डर किया होता है, उसको रिसीट करना। दोस्तों, इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें होती है वो प्लेसमेंट ऑर्डर। मतलब ऐसा है कि जो भी जेम ऑर्डर पर ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं वो सारा काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है सेकेंडरी यूज़र की। उसके बाद फिर जो सेलर को जो जेम की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सेलर को पेमेंट हो जाए टाइमली विद इन 10 डेज, वो भी जो सेकेंडरी यूज़र है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो प्रोडक्ट वो रिसीव करता है वो भी। तो दोस्तों, जब सेकेंडरी यूज़र अपने रोल असाइन कर देता है बायर, कंसाइनी और डीडीओ को, तो उसके बाद जो उसकी पावर है वो भी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इन तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इनकी जब बायर और कंसाइनी और डीडीओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नंबर 1, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जेम पर जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर किया गया है वो जीएफआर रूल 2017/, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइम टू टाइम रूल में कोई भी नई नोटिफिकेशन निकाली जाती है, रूल में जो चेंज किए जाते हैं, उसको देखते हुए जेम पर प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है। और उसके बाद दोस्तों, ये जेम जो बायर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट का ऑर्डर किया जा रहा है जेम पर, उसकी प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल अथॉरिटी के द्वारा दी गई हो। क्योंकि जब जेम पर हम ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं, तो नोट शीट भी हमको अपलोड करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि भाई जो बिना किसी अप्रूवल के या फिर बिना अथॉरिटी के अप्रूवल के ऐसी कोई प्रोडक्ट अपलोड या ऑर्डर कर दिया जाता है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो जेम पर जो जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर किया जा रहा है, आपके ऑफिस को जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है उतने ही आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, चाहे वो 10 हो या 20 हो। आपने
उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। और ऑर्डर जो आप प्रोडक्ट का ऑर्डर जो जैम पोर्टल पर कर रहे हो, उसके कुछ पैरामीटर हैं जो आपने चेक करने हैं प्रोडक्ट के। नंबर पहला है उसके टेक्निकल पैरामीटर, वो प्रोडक्ट जो है उसकी ऑथेंटिकेशन ठीक है या नहीं है, यूज़ करने में अमाउंट में उसका रेट प्राइस ठीक है या नहीं है। दूसरा है डिलीवरी पीरियड। तीसरा है कंसाइनी लोकेशन, ये भी आपने चेक करनी है भाई कंसाइनी की लोकेशन ठीक डली है या नहीं डली है ऑर्डर करते हुए। और जो सेलर है उसकी एलिजिबिलिटी भी आपने चेक करनी है। ये 4-5 कंडीशंस हैं जो आप फिल्टर लगा के आप अपने प्रोडक्ट को जो भी बेहतरीन प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर चौथा है दोस्तों, बायर को इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी, तो जब आप उसको सर्वे कर रहे हो, सर्वे चेक करने के बाद आपको पाया कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर आप बिड या आरए का ऑप्शन चूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बायर की होती है। दोस्तों, बायर को इस बात का भी ख्याल रखना है कि कहीं होता है कि जो भारत सरकार है, जो समय समय पर जो पार्टियां फ्रॉड होती हैं, जो ब्लैक लिस्ट होती हैं, और जो ब्लैक लिस्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने, उनकी लिस्ट निकालते रहते हैं। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि भी जो भी ब्लैक लिस्ट कंपनियां हैं, जो सरकार की तरफ से लेटर निकलता है, उन कंपनियों की लिस्ट भी अपनी बना के रखें, उनको भी टाइम टू टाइम चेक करता रहे। बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट जैम पर अवेलेबल है, तो वो आपने जैम पोर्टल से ही बाय करना है। आप चाहे उस रेट पर, जो रेट है उस रेट पर आप लोकल मार्केट से भी सामान नहीं खरीद सकते हो, प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते हो सेम रेट पे, क्योंकि जैम की वैल्यू अलग होती है और लोकल मार्केट की वैल्यू अलग होती है। वो बिल्कुल भी रूल का वायलेशन है। जो भी अगर हम प्रोडक्ट बाहर से हम ऑर्डर करते हैं जो जैम पर अवेलेबल है, अगर कोई प्रोडक्ट जैम पे अवेलेबल है और आप उसको L1 नहीं ले पा रहे हो, तो आप वही है बिड और आरए का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट जैम पर अवेलेबल नहीं है, GFR 147 के अकॉर्डिंग परचेज कमेटी के द्वारा अगर उसकी वैल्यू 25,000 से अबव है, परचेज कमेटी के द्वारा कोटेशन, लोकल मार्केट से कोटेशन के बेस पे आप वो सामान मंगवा सकते हो, आपका जो हायर ऑफिसर है उससे अप्रूवल लेने के बाद। दोस्तों, इसके बाद पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। दोस्तों, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो बायर ने जैम पोर्टल पर जो भी वो सामान खरीदता है, जब प्रोडक्ट ऐड करता है, तो उसको MSME जो पार्टियां हैं उसके जो पैरामीटर हैं, जो गोल्डन पैरामीटर होता है, उसमें MSME का एक ऑप्शन होता है, उस पर आप टिक मार्क करोगे तो जो MSME के अंडर में जो पार्टियां हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टियों के ऑर्डर आपको सामने दिखाई देंगे, उन्हीं पार्टियों के प्रोडक्ट जो है आपको सामने दिखाई देंगे, जो आपको आई थिंक ज़्यादा ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि MSME को हमको बढ़ावा देना चाहिए। और गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो जैम की ये रिपोर्ट मांगती है कि आप फाइनेंशियल एंडिंग होने पर कि भाई आपने MSME से कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, MSME पार्टी से और वगैरह, ये रिपोर्टें मांगती है गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने MSME भी
पार्टियों को जो पैरामीटर है उसको सिलेक्ट करने के बाद जितना हो उसके ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट MSME से खरीदने चाहिए। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 8, इसमें दोस्तों बायर का काम है कि उसने सिर्फ प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी जितना चाहिए वो चेक करना है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद अप्रूवल लेनी है हायर अथॉरिटी से। अप्रूवल लेने के बाद ऑर्डर प्लेस कर देना है। दैट्स इट। बायर का इसके बाद इतना ही काम है। जो ऊपर रूल वगैरह है उनको फॉलो करते हुए ऑर्डर प्लेस करने तक का काम है। तो अब पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कंसाइनी। मेरी ज़्यादातर वीडियो में नीचे कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे जो कुलीग है वो पूछते हैं कि सर हमें बताइए कि कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंसाइनी को क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं इसमें बता सकता हूँ जो बायर और कंसाइनी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को वो रोल असाइन कर सकते हैं। बायर और कंसाइनी एक हो सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर अलग अलग हैं तो उसमें बता देता हूँ मैं। बायर का मैंने आपको बता दिया क्या काम होता है इससे पहले। अब है कंसाइनी। दोस्तों कंसाइनी का काम सिर्फ इतना होता है, बायर के द्वारा बायर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, जब वो ऑर्डर की डिलीवरी होती है आपके ऑफिस में तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को चेक करना है। कंसाइनी ने प्रोडक्ट को चेक करना है। दूसरा, मान लो अगर आपने क्वांटिटी में 10 कोई आइटम्स है वो आपने ऑर्डर की, 10 में से 9 ठीक है और 1 खराब है, तो जब कंसाइनी बिल जनरेट करेगा, बिल जनरेट करते हुए वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसमें उन्होंने 9 क्वांटिटी को एक्सेप्ट करना है। 9 को एक्सेप्ट करना है तो 1 ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, वो जो 1 रिजेक्ट हुई है वो पार्टी के पास मैसेज चला जाएगा। पार्टी खुद अरेंज करेगी कि वो 1 प्रोडक्ट उन्होंने वापस कैसे मंगवाना है। तो जैसे ही उन्होंने इसके बाद प्रोडक्ट चेक किया, उन्होंने बिल जनरेट किया। बिल जनरेट करते हुए जो कंसाइनी की आईडी है उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जब वो बिल जनरेट करेगा। बिल जनरेट करने के बाद जो बिल है वो डायरेक्ट चला जाएगा DDO की आईडी पर, जो DDO का रोल असाइन कर रखा है। हाँ दोस्तों, फिर कंसाइनी का सिर्फ इतना ही काम होता है कि भाई ऑर्डर जो प्लेस कर रखा है उसको एक्सेप्ट करना, ऑफिस में उसको चेक करना और फिर चेक करने के बाद उसका बिल जनरेट कर देना पेमेंट के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 है DDO। DDO का क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? DDO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंसाइनी के द्वारा, कंसाइनी ने जो उनके पास बिल भेजा है, बिल जनरेट करके जो भेजा है उसको दोबारा प्रोसेस करके जो उसके DDO के जो बिल ऑप्शन पे मिलेगा आपको, उसको प्रोसेस करने के बाद उस पर OTP आएगा। जब वो प्रोसेस करेंगे तो OTP डालने के बाद तो वो बिल है जो PFMS पे DDO की आईडी है उस पर चला जाएगा। ये दोस्तों जो ऑर्डर रिसीव होने के बाद का जो पीरियड है वो दोस्तों आपने जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि हमको सेलर को पेमेंट जो रूल के अकॉर्डिंग है वो 10 डेज़ के अंदर करानी होती है। बट कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसमें 10 डेज से थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन जो रूल है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और DDO जैसे ही बिल PFMS पे जाएगा, PFMS की DDO आईडी पे जाएगा, वहाँ से बिल जनरेट करने के बाद आप पेमेंट का प्रोसेस शुरू कर देते हो और फिर आगे PO ब्रांच में भेज सकते हो। तो DDO का सिर्फ इतना ही काम होता है, बिल को जो कंसाइनी ने बिल जनरेट किया है उसका प्रोसेस करना और उसको फिर आगे फर्दर DDO में भेज देना, और DDO में भेज के वहाँ से जनरेट करके और फिर PFMS में चला जाएगा, वो बिल वहाँ से जनरेट करके पेमेंट के लिए भेज देना है। सिर्फ DDO का इतना ही काम होता है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है, सबसे ऊपर होता है प्राइमरी यूज़र, प्राइमरी यूज़र के बाद होता है सेकेंडरी यूज़र,
सेकेंडरी यूज़र आगे फिर अपने जो रोल है वो आगे आगे जो रोल असाइन कर देता है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है। इसमें बायर है, कंसाइनी है और डीडीओ है। बस सिर्फ इतना काम होता है। इसका प्रोडक्ट इसका होता है प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करना, प्रोसेस करना। इसका होता है रिसीव करना और बिल जनरेट करना। इसका काम होता है जो बिल कंसाइनी ने जनरेट करके भेजा है उसको रिसीव करना और PFMS पे बिल को भेजना। बस ये काम होता है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करें। थैंक यू।